हेलो एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वार्म वेलकम है आप सभी का। और एक बार फिर से हम लोग लाइव आ चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के साथ आज मॉडर्न हिस्ट्री आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ना है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियंस, तो यूरोपियों का आगमन। तो भारत में कौन कौन से यूरोपीय देश जो थे जिनका आगमन हुआ था उनके बारे में बात करेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो आए थे भारत में वो थे पोर्चुगीज, जिन्हें आप कहते हैं पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे पुर्तगाल से। फिर आपके ब्रिटिश, अंग्रेज आए थे। ब्रिटिशर्स के बाद आपके सॉरी, ब्रिटिश भी नहीं, डच आए थे आपके। वैसे कुछ जगह पे ब्रिटिश भी दिया गया, लेकिन मेरा मानना है डच आए थे, ठीक है, सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे आए थे आपके ब्रिटिश, अंग्रेज। फिर चौथे नंबर पे आपके आए थे डेनिश। और लास्ट आपके आए थे कौन? तो फ्रांसीसी, फ्रेंच। तो पांच लोग भारत आए थे, लेकिन आज तक भारत पे शासन जो था वो सिर्फ अंग्रेज कर पाए। क्या कारण था? देखो, जितने भी यूरोपियन आए वो सब के सब आते ही लूट खसूट में लग गए और भारत पे अधिकार जमाने पे लग गए, पैसा लूटने पे लग गए। तो इसलिए सब के सब फेल हो गए। अंग्रेजों के पास एक ऐसी चीज थी जो इनमें से किसी के पास नहीं थी। अंग्रेजों के पास क्या था सबसे इंपॉर्टेंट चीज? तो अंग्रेजों के पास था पेशेंस। अंग्रेजों ने बहुत पेशेंस रखा। तकरीबन 90 सालों तक भारत में ईमानदारी के साथ टैक्स भरा अंग्रेज, ठीक है ना। और जितना टैक्स राजा महाराजाओं ने मांगा उससे ज्यादा ही दिया अंग्रेज, ठीक है। तो पेशेंस था अंग्रेजों के पास, जिस वजह से अंग्रेज भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में जो थे वो कामयाब रहे काफी हद तक, ठीक है। 90 साल तक इन्होंने ईमानदारी से टैक्स भरा और उसके बाद 200 सालों तक उस टैक्स को वसूला। तो इसलिए ब्रिटिशर्स क्या रहे? कामयाब रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुर्तगालियों की, पोर्चुगीज की बात करेंगे सबसे पहले, पुर्तगालियों। देखिए, पुर्तगालीज जो थे वो पुर्तगाल से आए थे, ठीक है। पुर्तगाल के राजा थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी। और याद रखिएगा, यही प्रिंस हेनरी थे जिन्होंने नेविगेशन को बढ़ावा दिया था, या आप कह सकते हैं समुद्रीता को बढ़ावा दिया था, ठीक है ना। नेविगेशन, या फिर आप कह सकते हैं जिन्होंने समुद्री यात्रा को बढ़ावा दिया। इन्होंने समुद्री यात्रा को, याद रखिएगा, बढ़ावा दिया था प्रिंस हेनरी ने। ये पुर्तगाल से राजा थे। और इन्हीं के समय पर, याद रखिएगा, 1487 में, 1487, 1487 एडी यानी कि ईसवी में, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बार्थलोम्यू डियाज। बार्थलोम्यू डियाज। तो बार्थलोम्यू डायस जो था वो पहुंचा था इनके समय पर कहाँ? केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिय द्वीप पर। केप ऑफ गुड होप, ये इंडियन ओशियन में एक द्वीप है। आशा अंतरिय द्वीप पर पहुंचा। अंतरिय, ये द्वीप अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो हिंद महासागर या भारतीय महासागर में स्थित है ये, इंडियन ओशियन में स्थित है ये आइलैंड। इस आइलैंड पर पहुंचा 1487 में, याद रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। ये आइलैंड है, अफ्रीका में है और हिंद महासागर में पड़ता है, याद रखिएगा। तो ये सबसे पहले यहां पहुंचा। इसके बाद याद रखिएगा 1488 में, 1488 में दूसरा पुर्तगाली था जिसका नाम था वास्को डिगामा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वास्को डिगामा। तो आशा अंतरिय महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आप कहेंगे पुर्तगाली कौन था, तो आप कहेंगे बार्थोलोम्यू डियाज। और दूसरा व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा था, जो कि याद रखिएगा साओ गैब्रियल नाम के फ्लैगशिप पर आया। साओ गैब्रियल नाम का फ्लैगशिप था, नाव थी, जिस पर, याद रखिएगा, ये पहुंचा था केप ऑफ गुड होप पर। ये भी आशा अंतरिय महाद्वीप पर ही पहुंचा था, आशा
अंतरीय द्वीप पर पहुंचा ये भी। और यहां पर इसको एक गुजराती व्यापारी मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो यहां पर मिलता है इसको एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। और अब्दुल मजीद की मदद से याद रखेगा कि वास्को डिगामा 17 मई 1498 को ऑन 17 में 1498 को याद रखेगा, अब्दुल मजीद की मदद से वास्को डिगामा केरला के कालीकट में पहुंचा। ठीक है ना। तो वास्को डिगामा वास्को डिगामा केरल के कालीकट पहुंचा। ठीक है। तो केरल के कालीकट कालीकट पहुंचा और यहाँ पर किसकी मदद से पहुंचा, तो अब्दुल मजीद जो कि गुजराती व्यापारी था उसकी मदद से। याद रखिएगा कि यहां पर पहुंचने के बाद यहाँ के राजा थे जिमोरिन। तो उन्होंने इसका स्वागत किया। कालीकट के जो राजा थे, इस जगह के केरल के कालीकट के जो राजा थे, उनका नाम था जिमोरिन। नाम नहीं था, उपाधि थी। राजा को जिमोरिन कहा जाता था। ठीक है। तो कालीकट के जो राजा थे, जो किंग थे, उनको एक टाइटल दिया जाता था जिमोरिन का। हालांकि जो राजा थे उनका नाम जो था वो था सिमुरी। ठीक है ना। उनका नाम था सिमुरी, राजा सिमुरी थे यहाँ पर। तो सिमुरी राजा थे और सिमुरी ने ही याद रखेगा वास्को डिगामा का वेलकम किया। ठीक है। राजा सिमुरी ने या किंग जेमोरिन ने याद रखेगा कालीकट पहुंचने के बाद। अब इसके बाद हुआ ये कि भाई साहब ये चले गए वापस, यहां से कुछ मसाले लेकर के गए हमारे वास्को डिगामा जी। वास्को डिगामा जी भारत आए और यहाँ से कुछ मसालों को लेकर गए। भाई केरला को तो वैसे भी मसालों का भूमि कहा जाता है, तो यहाँ से कुछ मसाले लेकर के गए। ठीक है। बहुत अच्छी खेती होती है केरला की तरफ मसालों की। ठीक है। कार्डमम हो गया आपका, इलायची हो गया, अपना दालचीनी हो गया, या फिर आपका काली मिर्च होगी, ब्लैक पेपर। तो बहुत अच्छी यहाँ पर मसालों की खेती की जाती है। तो यहाँ से कुछ मसाले लेके गया। ठीक है। और कहते हैं कि वास्को डिगामा ने 7,000 गुना प्रॉफिट पर वो मसाले बेचे जा करके। इसके बाद 1500 में एक दूसरा पुर्तगाली आया जिसका नाम था पेड्रो कैब्रो। ठीक है। 1500 एडी में दूसरा पुर्तगाली आया जिसका नाम था पेड्रो कैब्रो नाम का। सेकंड पोर्चुगीज था, ये दूसरा पुर्तगाली था जो कि भारत आया। फिर 1501 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आए। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आया ये। तो दूसरी बार वास्को डिगामा याद रखेगा कि भारत आया। 1501 में जब वास्को डिगामा याद रखेगा कि भारत आया, तो इन्होंने यहाँ पर याद रखेगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो थी वो स्थापित करी। कहां पर, तो कोच्चि केरला में 1502 में। ठीक है। वास्को डिगामा इस बार वास्को डिगामा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के गया था यहाँ से। तो वास्को डिगामा को लगा कि यहाँ पे फैक्ट्री खोलनी चाहिए भाई, जहां से हम व्यापार कर सके लगातार। तो कोच्चि में इन्होंने याद रखेगा 3 फैक्ट्रियां खोली एक साथ 1502 में। ठीक है ना। 1502 में 3 फैक्ट्री स्थापित किया। ठीक है ना। 3 फैक्ट्रियों को स्थापित किया। कहां पर, तो कोच्चि केरला में। तो केरला के याद रखेगा कोच्चि में इन्होंने 3 फैक्ट्रियां, फैक्ट्रियों का मतलब गोदाम है। ठीक है ना। फैक्ट्रियों का मतलब किस चीज से है, गोदाम थे इनके, वेयर हाउस थे एक तरह के। ठीक है। कोच्चि भी करी, कन्नानौर भी करी और कालीकट में भी करी। ठीक है ना। कोच्चि, कन्नानौर और तीसरा कालीकट, इन 3 अलग अलग स्थानों पर 3 अलग अलग फैक्ट्रियां जो थी केरला में स्थापित की। याद रखिएगा। इसके बाद ये देखने के बाद पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल फर्स्ट, उन्होंने रॉयल पैट्रनेज दे दिया था इनको। ठीक है ना। भारत में व्यापार करने का राजकीय संरक्षण दिया था पुर्तगालियों को। ठीक है। पुर्तगाल के राजा थे मैनुअल फर्स्ट। तो पुर्तगाल के राजा थे जिनका नाम था मैनुअल प्रथम, और इन्होंने पुर्तगालियों को राजकीय संरक्षण दे दिया था, रॉयल पेट्रोनेज दे दिया था। भारत में जाकर के क्या करो, व्यापार करो। तो राजकीय संरक्षण दिया था पुर्तगालियों को भारत में व्यापार करने के लिए।
याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने भारत में पहला अपना गवर्नर या वाइसरॉय बनाया, किसको? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को। याद रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा को पहला गवर्नर बनाया। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1505 से लेकर के और 1509 तक था, और ये पहले पुर्तगाली गवर्नर थे भारत में, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर। तो पुर्तगालियों के पहले गवर्नर थे, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, 1505 से 1509 तक। ठीक है, याद रखिएगा, इन्होंने ही अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति को अपनाया। ही अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति को अपनाया, नीले पानी की नीति को अपनाया इन्होंने, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया, ठीक है ना। और इस पॉलिसी के तहत इन्होंने किया क्या कि हिंद महासागर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है ना। तो इस पॉलिसी के तहत याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया, हिंद महासागर पर, हिंद महासागर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, अपना आधिपत्य स्थापित किया। मतलब इन्होंने कब्जा कर लिया, अपनी नेवी लगा दी यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कोई भी देश इनसे परमिशन लिए बिना भारत तो नहीं पहुंच सकता था समुद्री रास्ते से, ठीक है ना। तो समुद्री रास्ते से कोई भी और देश यहाँ नहीं पहुंच सकता था। मतलब यूरोपियन कंट्री समुद्र के रास्ते ही भारत आ सकती थी, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे देश थे, हर कोई देश अपने यहाँ से जाने की परमिशन नहीं देता था। तो अब समुद्री रास्ता ही बचा था जिसके तहत आया जा सकता था भारत में। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब मानी नहीं ये बात। इन्होंने कहा कि भैया हम तो अपना ही चलाएंगे, ठीक है, हम तो अपना ही चलाएंगे। और इन्होंने मना कर दिया, तो अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा हम तो हमारे रास्ते में किसी को आने नहीं देंगे। इसके बाद दूसरे गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बरूक। नेक्स्ट गवर्नर थे पुर्तगालियों के, जिनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इनका कार्यकाल था, याद रखिएगा, 1509 से 1515 तक, 1509 से और 1515 तक इनका कार्यकाल था। इन्होंने, याद रखिएगा, 1510 में, अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने 1510 में गोवा को कैप्चर किया। ही कैप्चर्ड गोवा। इन्होंने गोवा पर कब्जा किया, ठीक है ना, गोवा पर कब्जा किया। और गोवा पर शासन था इस समय यूसुफ आदिल शाह का। यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर का सुल्तान था, ठीक है ना। यूसुफ आदिल शाह जो कि कहां का था, बीजापुर का, बीजापुर का सुल्तान था। और यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को कैप्चर किया, याद रखेगा। और गोवा पर अंग्रेज पुर्तगालियों का कब्जा, याद रखेगा, 19 दिसंबर 1961 तक था। अंग्रेजों ने, सॉरी, पुर्तगालियों ने 1510 से लेकर के 19 दिसंबर 1961 तक पुर्तगालियों ने गोवा पर इन्हीं का आधिपत्य स्थापित था। 1961 में गोवा को इंडियन टेरिटरी में पुर्तगालियों से छीन करके वापस मिलाया गया था, ठीक है। तो यही थी हमारे यूरोपियंस की, पुर्तगालियों की कहानी। अब बात करते हैं डच लोगों की, ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बाद भी कुछ चीजें हुई हैं, वो करेंगे हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। तीसरे गवर्नर भी आए थे आपके, नीनो द कुन्हा, ठीक है। अल्फोंसो डी एल्बरुक ने, याद रखेगा, कि गोवा में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, ठीक है ना, सती प्रैक्टिस अबॉलिश्ड, ठीक है। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी कुछ समय के लिए। देखो, सती प्रथा पर टेम्परेरी रोक तो बहुत बार लगी थी। आपके पुर्तगालियों के राजा जो थे वो, पुर्तगालियों के गवर्नर जो थे अल्फोंसो डी एल्बुकर्क ने भी लगाई थी। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इस पर रोक जो है मुगल किंग औरंगजेब ने भी लगाई थी,
ठीक है, काफी सारे लोगों ने इस पर रोक लगाई थी, अकबर ने भी कोशिश करी थी प्रताप पर रोक लगाने की, लेकिन कंप्लीट रोक कोई नहीं लगा पाया था अपने समय पर। टेम्परेरी रोक तो बहुत बार लगी, कंप्लीटली रोक जो था 1829 में जो है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी, राजा राम मोहन राय के प्रयासों को देखते हुए। उन्होंने देखा कि राजा राम मोहन राय बड़े लंबे समय से सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके इस नेक कार्य को देखते हुए उन्होंने लगाई थी 1829 में रोक। हालांकि फिर भी पूरे भारत में लगते लगते वो रोक 1850 के बाद ही लग पाई थी। वो एक पर्टिकुलर रीजन में लगी थी 1829 में भी, बंगाल के रीजन में। उसके बाद पूरे भारत में होते होते लगभग 1850 के बाद का समय आ गया था, तब तक रोक लगी थी। सबसे लास्ट में जयपुर पे, और जयपुर कह रहा हूं, राजस्थान में रोक लगाई थी सबसे लास्ट। नेक्स्ट थर्ड गवर्नर है पुर्तगालियों के नीनो दा कुना, थर्ड गवर्नर थे। इन्होंने याद रखेगा 1530 में ही मेड गोवा एज इट्स कैपिटल। तो इन्होंने पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था गोवा को, गोवा को एज कैपिटल बनाया था इन्होंने, राजधानी बनाया था। साथ ही साथ याद रखेगा कि इन्होंने ही 1535 में 1535 में दीव पर कब्जा किया था, और 1559 में याद रखेगा इन्होंने दमन पर कब्जा किया था। ठीक है ना, तो दमन और दीव पर भी इन्होंने कब्जा किया था। इसके अलावा याद रखेगा 1631 में शाहजहां ने, 1631 में 1631 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हराया था। ठीक है ना, हुबली में मुगल शासक शाहजहां ने पुर्तगालियों को हराया। देखो, शाहजहां ने अपने समय पर कोई युद्ध नहीं लड़ा, वो खुद नहीं जाता था कभी लड़ने के लिए। वो एक ही युद्ध लड़ने गया था, और वो कौन सा युद्ध लड़ने गया था? पुर्तगालियों को हराने के लिए। तो हुबली में जाकर के शाहजहां ने इनको हराया था 1631 में, याद रखेगा। इसके बाद याद रखेगा, अब इस समय तक क्या हुआ था कि भारत में अंग्रेज आ चुके थे। इस समय तक भारत में क्या आ चुके थे? अंग्रेज आ चुके थे। 1631 के बाद तक आपको पता है 1608 में अंग्रेज भारत में आ चुके थे। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था, ठीक है ना। 1611 में कैप्टन मिडल्टन आया था, 1615 में थॉमस रो आया था, और थॉमस रो के आने के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित होना स्टार्ट हो गया था। अब दरअसल अब देखो, आप जानते हैं कि बॉम्बे पर भाई दमन और दीव, इस समय बॉम्बे बॉम्बे जो था दमन और दीव का पार्ट था, ठीक है ना। और आपको पता है कि दमन और दीव पे कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का। तो बॉम्बे भी मतलब पुर्तगालियों के पास था। अब बॉम्बे एपी सेंटर था, आप कह सकते हैं, बिल्कुल केंद्र था व्यापार करने का। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज भारत में आती थी, और बॉम्बे एक बहुत बड़ा हब था फाइनेंशियल, जहां से फैक्ट्रियां स्थापित की जा सकती थी, क्योंकि बिल्कुल तटीय क्षेत्र पे था, आबादी थी, सब कुछ था वहां पे, सोर्सेज थे, हर चीज थी। तो अंग्रेजों ने कहा यार क्यों ना बॉम्बे जो है वो, बॉम्बे में चल के व्यापार किया जाए। तो अंग्रेज भाई साहब चाहते थे बॉम्बे में अपना व्यापार करना, बिल्कुल चाहते थे। तो हुआ ये कि बॉम्बे में व्यापार करने के लिए अंग्रेज आए। तो पुर्तगालियों ने कहा यार ठीक है, अगर आपको यहाँ व्यापार करना है बॉम्बे में, तो आपको साल का 10,000 किलोग्राम सोना हमें देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। पुर्तगालियों ने डिमांड रखी अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों ने कहा यार पैसे वैसे क्यों देने हैं, एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं। अंग्रेजों ने क्या किया, 1661 में अंग्रेजों ने बड़ी अच्छी चाल चली, और 1661 में अंग्रेजों के राजा हुआ करते जिनका नाम था चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड इस समय ब्रिटिश किंग थे, ब्रिटिश किंग। और याद रखिएगा कि हेनरी जोन फोर, ये इस समय थे पुर्तगालियों के राजा। ठीक है, ये थे पुर्तगाल के राजा। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि भैया क्यों क्यों पैसे क्यों देने, एक काम करते हैं कि हेनरी जॉन फोर की बहन के साथ शादी कर लेते हैं। तो चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटेन के राजा थे, उन्होंने विवाह किया, शादी कर ली कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ, ठीक है ना, जो कि पुर्तगाल के राजा की बहन थी। तो पुर्तगाल के राजा की बहन थी कौन? कैथरीन ब्रिगेंजा, कैथरीन ब्रिगेंजा। और कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह किया किसने? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने। चार्ल्स सेकंड ने विवाह कर लिया, ठीक है ना, इंग्लैंड के राजा। और बॉम्बे दहेज में ले लिया भाई साहब। बॉम्बे को क्या कर लिया?
बॉम्बे को दहेज में ले लिया। इसे कहते हैं भाई साहब अंग्रेजों की टेक्निक। उन्होंने कहा 10,000 किलो सोना क्यों देना है भाई हर साल का, क्यों ना एक काम किया जाए कि दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तो पुर्तगालियों के राजा हेनरी जॉन फोर की बहन कैथरीन ब्रिगेंजा से इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड का विवाह हुआ और बॉम्बे पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दहेज में अंग्रेजों को मिल गया। इसके बाद आते हैं हमारे डच। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच जो थे भारत में कब आए थे अगर मैं बात करता हूं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, याद रखिएगा, भारत में, ठीक है, 1602 में। और डच कहां से आए थे, तो डच याद रखिएगा हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से आए थे। हॉलैंड या फिर नीदरलैंड से आए थे, याद रखिएगा, डच। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1602 में ही लगी थी, लेकिन 1605 में इन्होंने पहली ब्रिटिश फैक्ट्री भारत में लगाई थी, सॉरी फर्स्ट डच फैक्ट्री। तो फर्स्ट डच फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाया था अपना पहला गोदाम, तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम, ठीक है, मद्रास के पास है ये, चेन्नई में। तो मद्रास के पास मछलीपट्टनम में याद रखिएगा इन्होंने अपना पहला गोदाम लगाया था, डचीज ने। साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाई थी, जैसे कि पुलिकट में लगाई थी, चिंसूरा में लगाई थी, पटना में लगाई थी, बालासोर में लगाई थी इन्होंने, नगरपट्टनम में लगाई थी, कोच्चि में लगाई थी, सूरत में लगाई थी, करिकल में लगाई थी, कासिम बाजार में लगाई थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां इन्होंने लगाई। लेकिन इन्होंने अपना प्रमुख केंद्र बनाया, याद रखेगा, नगरपट्टनम को, ठीक है ना। तो नगरपट्टनम को प्रमुख केंद्र बनाया। और नगरपट्टनम मद्रास के पास है, ठीक है ना, नियर मद्रास। इसको इन्होंने अपना मेन क्या बनाया, एपिसेंटर बनाया, अपना केंद्र बनाया, ठीक है ना। और यहाँ पर नगरपट्टनम में भी याद रखिएगा पुर्तगालियों का कब्जा था, तो नगरपट्टनम पुर्तगालियों से छीना था डचीज ने, ठीक है ना। तो डचों ने यहाँ पर पुर्तगालियों को हराया था नगरपट्टनम में और उनसे छीना था, ठीक है ना। 1609 में याद रखिएगा इन्होंने पुलिकट आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री लगाई थी। पुलिकट है आपका कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में। साथ ही साथ याद रखिएगा 1616 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई थी, गुजरात के। इसके अलावा 1653 में याद रखिएगा इन्होंने हुगली में फैक्ट्री लगाई थी। हुगली में एक फैक्ट्री लगाई थी। इसके अलावा बालासोर में लगाई थी, चिंसूरा में लगाई थी, बालासोर, चिंसूरा में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी, उड़ीसा में आता है आपका बालासोर। अब 1759 में याद रखिएगा एक बैटल लड़ी गई थी, जो कि जिसका नाम था बैटल ऑफ बेदरा। कलकत्ता में ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बेदरा। बेदरा का युद्ध जो था वो लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये कलकत्ता में था, बेदरा स्थान, वेस्ट बंगाल में। तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और डचीज के बीच में, जिसमें ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था और भारत से दे दिया था। तो अंग्रेजों ने डचों को हराया, ठीक है। और साथ ही साथ ये बात हुई अंग्रेजों और डचीज के बीच में कि डच जो थे अब इंडोनेशिया आपका कब्जा रहेगा, ठीक है ना। डचों को कहा कि आप इंडोनेशिया और थाईलैंड जाइए, वहीं पर कब्जा कीजिए, ठीक है ना, इंडोनेशिया और थाईलैंड पे आपका कब्जा रहेगा। और अंग्रेजों ने कहा भारत पर हमारा कब्जा रहेगा, ठीक है भाई। तो इंडिया, श्रीलंका और मलाया, ठीक है, इंडिया, श्रीलंका और मलाया। मलाया आज का मलेशिया है, ठीक है ना, मलाया। इन तीन देशों पर अंग्रेजों ने कहा हमारा कब्जा रहेगा और इस पे आपका कब्जा रहेगा, ठीक है। फाइनली ये बात कंफर्म हो गई थी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा, जब डचीज हार गए थे। तो इनके बीच में फाइनल हुआ था कि इंडोनेशिया और थाईलैंड आप चले जाइए और बाकी हम जो है भारत, श्रीलंका और मलाया पर हम रहेंगे। अब आती है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे।
देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना याद रखिएगा 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो भाई वो लिखा, फिर आपने डचेस क्यों पहले करा दिया? डचेस तो 1602 में आए थे। भाई ऐसा है कि ये लंदन में हुई थी, ये भारत में नहीं आए थे। भारत में 1608 में आए थे, डचेस के बाद आए थे। डचेस तो 1602 में आ गए थे भारत में, इसलिए मैंने डचेस पहले कराया, ब्रिटिश बाद में करा रहा हूँ। ठीक है। तो याद रखेगा कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक प्राइवेट कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस समय याद रखेगा जो ब्रिटेन की क्वीन थी वो कौन थी, अगर आपसे पूछा जाए तो इस समय ब्रिटेन की क्वीन थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी ब्रिटेन की क्वीन थी इस समय, और इनका शासन था 1558 से लेकर के ब्रिटेन में 1603 में एक्सपायर हो गई थी ये। ठीक है ना। इन्होंने याद रखेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल का ग्रांट दिया था, अनुदान दिया था। ठीक है ना। तो इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का अनुदान दिया था, कि ग्रांट दी थी, परमिशन दी थी। तो इन्होंने दिया था अंग्रेजों को 15 वर्षों का ग्रांट, याद रखेगा। ठीक है ना, फॉर ट्रेड विद ईस्ट इंडीज। तो 15 वर्ष के व्यापार का अनुदान दिया था इन्होंने ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार के लिए। ठीक है ना। ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार के लिए, ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार के लिए इन्होंने दिया था इसको समय। ठीक है ना। इस समय अगर मैं बात करूं जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी उस समय मुगल किंग कौन था? तो इस समय मुगल किंग थे 1600 ईस्वी में मुगल किंग अकबर का शासन था, जो कि 1556 से लेकर के और 1605 तक भारत के शासक रहे थे, मुगल शासक रहे थे भारत के। ठीक है ना। इसके अलावा याद रखिएगा कि अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज भारत में आया था जिसका नाम था राल्फ फिच। तो राल्फ फिच याद रखिएगा 1582 में 1582 में फर्स्ट ब्रिटिश जो भारत आया था। अभी करने क्या आया था? देखो जैसे कि आपको पता है कि वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा यहाँ से कुछ मसाले लेकर के गया था पुर्तगाल, और उन मसालों को उसने वापस जाकर के 7,000 गुना प्रॉफिट पे बेचा था। अब ये बात उड़ते उड़ते अंग्रेजों तक पहुंची। ठीक है ना। तो अंग्रेज कभी भी किसी भी चीज के लिए रैंडमली डिसीजन नहीं लेते थे। पहले उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, उससे पहले ही उन्होंने, स्थापना करने से पहले भी उन्होंने एक भाई चीज भेजा, एक अपना एक राजदूत भेजा राल्फ फिच को, और देख के आओ यार कि भारत जाने लायक जगह है या नहीं है। अंग्रेज तो कर ही रहे थे बहुत से देशों में, अपना शासन स्थापित था उनका। तो उन्होंने कहा यार देख के आओ कि भारत जाने लायक जगह है या नहीं है। अंग्रेज कभी भी रैंडमली ऐसा नहीं करते थे कि किसी से उन्होंने कुछ भी सुना हो और वो एकदम से उस देश पर हमला कर दे जाके। तो उन्होंने पहला अपना बंदा भेजा राल्फ फिच, और देख के आओ, कहा बस देख के आना और कुछ नहीं करना कि भारत जाने लायक जगह है या नहीं। पूरा भारत घूम के आओ, अकबर के दरबार में जाके आओ जो वहां का राजा है, और देख के आओ भारत जाने लायक जगह है नहीं है। और आपको पता है कि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के पास तो खूब दौलत शोहरत सब कुछ थी। तो भारत में आया भाई साहब रॉल्फ फिच, और भारत ने कहा भाई बिल्कुल सही बात है, भाई वास्को डी गामा गलत नहीं कह रहा, पुर्तगाली गलत नहीं कह रहे, पुर्तगाली सही कह रहे, भारत तो बिल्कुल है जाने लायक जगह। तो इसके बाद 1600 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। ठीक है। माहौल देख के तो चली गया था राल्फ फिच। इसके बाद 1608 में, 1608 से लेकर के 1611 तक ये भारत में रहे थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था। ठीक है ना। इसको याद रखेगा इंग्लैंड के राजा जेम्स वन ने भेजा था, सेंट बाय किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने भेजा था, और हेक्टर नाम के फ्लैगशिप पर यह आया था। हेक्टर नाम के, याद रखिएगा, फ्लैगशिप पर कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत आया था। अब जहांगीर के दरबार में बैठा रहा, ये बहुत समय तक बैठा रहा और कोशिश करी इसने कि मुझे व्यापार करने की भारत में क्या मिल जाए, परमिशन मिल जाए।
इसने बहुत कोशिश करी लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली, ये 2-3 साल तक बैठा रहा लेकिन इसे परमिशन नहीं मिली, क्योंकि जहांगीर डर रहा था कि कहीं मैं इनको परमिशन दे दूं, उसके बाद पुर्तगाली मुझसे नाराज हो जाए, और भाई जो आपका इंडियन ओशियन था उस पर कब्जा पुर्तगालियों का था। तो ये बात कैप्टन विलियम हॉकिंस ने ऊपर पहुंचाई, ठीक है ना। अब 1611 में इसको क्या हुआ कि मछलीपट्टनम मद्रास में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिल गई, उत्तर भारत में तो कहीं नहीं मिली इसको, ठीक है। तो 1611 में इसको मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दी गई। तो मछलीपट्टनम में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मिली इसको, ठीक है ना। परमिशन मिल गई इसको, लेकिन फैक्ट्री लगाई नहीं गई। फैक्ट्री कहाँ लगाई गई, तो 1613 में अंग्रेजों ने पहली ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में लगाई। तो परमिशन तो मिली थी कहाँ की, मसूलीपट्टनम की या मछलीपट्टनम की, लेकिन पहली फैक्ट्री, तो पहली फैक्ट्री फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने भारत में कहां पर लगाई, तो आप कहेंगे पहली फैक्ट्री लगाई गई कहां पे, सूरत में। कोई बात नहीं। 1651 में हुगली में भी पहली फैक्ट्री स्थापित करी इन्होंने, बंगाल में पहली फैक्ट्री थी 1651 में, हुगली बंगाल में, ठीक है ना। ठीक है, तो 1651 में अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगाई गई, तो बंगाल में पहली फैक्ट्री थी ये, ठीक है ना, हुगली में 1651 में पहली। अब देखो 1615 में भाई इसने बताया कि हमें परमिशन नहीं मिल रही, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने बात ऊपर पहुंचाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर में कि भैया हमें परमिशन नहीं मिल रही, जहांगीर हमें परमिशन नहीं दे रहा अच्छे से फैक्ट्रियां लगाने की, हम इधर उधर छोटे मोटे राजाओं से परमिशन लेके उनकी रियासतों में छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगा पा रहे, हमें बॉम्बे वगैरह में जहां मेनली हमें फैक्ट्री लगानी है वहां तो हमें परमिशन नहीं मिल पा रही, ठीक है, बंगाल में हमें परमिशन नहीं मिल पा रही। तो देखिए 1615 में, 1650 में, 15 में, और ये 1619 तक भारत में रहा था। थॉमस रो आया, टॉमस रो, थॉमस रो याद रखेगा, ये भारत आया, और इसे भी जेम्स फर्स्ट ने भेजा था, इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने भेजा, और ये बहुत बड़ी नेवी लेकर के आया अपने साथ, ठीक है ना। इसको जेम्स फर्स्ट ने भेजा और नेवी लेकर के आया, और इसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में पुर्तगालियों को हराया। तो टॉमस रो ने, याद रखिएगा, ये अपने पूरे पूरे जंगली नेवी बेड़े के साथ लेकर आया, ठीक है ना, और इसने हिंद महासागर में पुर्तगालियों को हराया, हिंद महासागर में पुर्तगालियों को हराया इसने। इसके बाद 1615 में जहांगीर ने इनको व्यापार के अधिकार दे दिए थे बंगाल में, ठीक है ना, और ये बंगाल ही जाना चाहते थे। 1615 1616 में जहांगीर ने पुर्तगालियों को हराने के बाद बंगाल में व्यापार का इन्हें अधिकार दे दिया था, बंगाल में ही चाह रहे थे व्यापार का अधिकार मिले, और 1651 में इन्होंने पहली फैक्ट्री भी स्थापित कर दी थी, व्यापार का अधिकार दे दिया, ठीक है ना, व्यापार का अधिकार दे दिया, और 1651 में इन्होंने फैक्ट्री भी लगा ली वहां पर, ठीक है। अब देखो अंग्रेज लगातार क्या कर रहे थे, अंग्रेज अब चाहते थे, फैक्ट्रियां तो अंग्रेजों ने लगा ली थी, अब अंग्रेज चाहते थे कि भारत में भारत की किलेबंदी की जाए। भाई अंग्रेज चाहते थे कि भारत में वो भारत की किलेबंदी की क्या करें भाई, शुरुआत करें, और भाई बिल्कुल करेंगे, अब अंग्रेज चाहते हैं तो अंग्रेज तो करेंगे ही ऐसा। तो देखो क्या था, कई सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों की लगी, ठीक है ना, 1613 में सूरत में लगी, 1631 में मसूलीपट्टनम में मछलीपट्टनम में लगाई इन्होंने फैक्ट्री, ठीक है, 1633 में हरिहरपुर बालासोर में भी लगाई, इसके बाद 1651 में इन्होंने बंगाल में अपनी फैक्ट्री लगाई, ठीक है, हुगली में। इसके बाद हुआ क्या, कई सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों ने लगा दी। अब अंग्रेजों ने, अब देखो हुआ क्या कि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज जहां भी व्यापार कर रहे थे वहां पे टैक्स बड़ा अच्छा दे रहे थे, बहुत बढ़िया टैक्स दे रहे थे। मतलब जिस एरिया में टैक्स मान लो 10 रुपए बनता है ना,
अंग्रेज खुशी खुशी वहां पे 30 रुपए दे रहे थे। भाई हमारे जो राजा महाराजा थे ये बड़े खुश थे अंग्रेज। इन्होंने कहा यार ये डच जो थे और पुर्तगाली जो थे ये तो 10 रुपए देने में आनाकानी करते थे, जबकि अंग्रेज तो भाई 10 की जगह 30 दे रहे। तो राजाओं ने सोचा यार मद्रास की जो जमीन है वो बंजर पड़ी है, उसका कोई फायदा नहीं, उसे किराए पर दे दो, एक काम करो अंग्रेजों को लीज पर दे दो। तो 1637 में मद्रास किराए पर मिल गया इनको, 1637 में, ठीक है ना। तो देखो 1637 में मद्रास के राजाओं ने मद्रास को किराए पर दे दिया, ठीक है ना, मद्रास को किराए पर दिया अंग्रेजों को। और अब अंग्रेजों ने यहाँ पे फैक्ट्री नहीं लगाई, अंग्रेजों ने यहाँ पे किला बनाया और उस किले को नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने 1639 में, याद रखिएगा, कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, यहाँ पर किला बनाया और इस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बना दिया यहाँ पर, और इस किले को बनाया इन्होंने हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का मुख्यालय, हेडक्वार्टर ऑफ साउथ इंडिया। तो इसको बनाया अंग्रेजों ने अपना दक्षिण भारत का हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाया। इसके बाद आप जानते हैं कि 1661 में बॉम्बे पे इनका अधिकार स्थापित हो गया था। 1661 में इनको बॉम्बे दहेज में मिल गया था, बॉम्बे दहेज में मिला था, किससे? पुर्तगालियों से। मैं बता चुका हूं कैसे मिला था, ठीक है। दरअसल इंग्लैंड के जो इस समय राजा थे चार्ल्स सेकंड, उनकी शादी पुर्तगालियों के राजा हेनरी जॉन फोर की बहन कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ कर ली थी और बॉम्बे दहेज में ले लिया था 1651 में, 61 में। 1661 में बॉम्बे को क्या ले लिया था? दहेज में ले लिया गया था। और बॉम्बे को दहेज में लेने के बाद याद रखिएगा यहां पर बॉम्बे फोर्ट बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बॉम्बे फोर्ट, याद रखिएगा 1688 में, 1688 में बॉम्बे में बॉम्बे फोर्ट बनाया गया, बॉम्बे का किला। और इस बॉम्बे के किले को बनाया गया हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट इंडिया, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट इंडिया। तो किलेबंदी चल रही थी भारत की, चारों तरफ से किलेबंदी हो रही थी इस समय, ठीक है ना, किलेबंदी कर रहे थे अंग्रेज लगातार। देखो अंग्रेज क्या कर रहे थे, राजा महाराजा ने पूछा भाई आपको तो जैसे मद्रास की जमीन किराए पर दी है फैक्ट्री लगाने के लिए, आप यहाँ किला क्यों बना रहे हैं? उन्होंने कहा भाई, अंग्रेजों ने जवाब दिया कि हम, हमारे पास फैक्ट्रियां बहुत है, हमें ना वेयर हाउस चाहिए, हमें गोदाम चाहिए, फैक्ट्रियों से जो सामान बन रहा है उस सामान को रखने के लिए हमें किला चाहिए, जगह चाहिए, हमारे पास जगह नहीं है। तो राजा महाराजों ने अंदर जाने की कोशिश भी नहीं करी, एक बार किले के अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि अंग्रेज 10 रुपए की जगह भैया 30 रुपए दे रहे थे, उन्हें 3 गुना टैक्स पे कर रहे थे। तो राजा महाराजा हमारे वैसे ही खुश थे। और लगातार क्या हो रहा था, इन किलों के अंदर अंग्रेजों की सेनाएं आ रही थी, उनका युद्ध अभ्यास चल रहा था, अंदर भारत को घेरने की तैयारी चल रही थी लगातार इस कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इसके बाद अंग्रेज आगे बढ़े, और इसके बाद आगे बढ़ने के बाद अंग्रेजों ने अब क्या किया, अंग्रेजों ने 1690 में, 1690 में याद रखिएगा, अंग्रेजों ने फैक्ट्री की स्थापना करी सुत्तानुटी में, ठीक है ना, सुत्तानुटी में फैक्ट्री लगाई, बंगाल में है ये सुत्तानुटी। तो अंग्रेजों ने, याद रखिएगा, बंगाल के सुत्तानुती में एक फैक्ट्री लगाई, ठीक है ना, फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब 1696 में इन्होंने यहां पर सुत्तानुटी, गोविंदपुर और कालीकट, ये 3 स्थान थे, इसको मिलाकर के कलकत्ता शहर की स्थापना हुई थी 1696 में। 1696 में ये 3 शहर थे, सुत्तानुटी था, ठीक है, एक आपका था गोविंदपुर और एक था कालीकट। गोविंदपुर और कालीकट, इन तीनों स्थानों को मिलाकर के याद रखिएगा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई, कलकत्ता शहर की स्थापना की गई 1696 में। और 1696 में ही कलकत्ता शहर में, याद रखिएगा, फोर्ट विलियम बनाया गया। 1696 में ही कलकत्ता शहर में फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, और इस फोर्ट विलियम को बनाया गया हेड क्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया। तो इसको पूर्वी भारत का हेडक्वार्टर बनाया गया, भारत को 3 तरफ से घेर लिया गया, पश्चिम से, दक्षिण से और पूर्व से।
तीन तरफ से भारत को घेर लिया गया अच्छे से, ठीक है। बाकी चौथी तरफ तो जमीन एरिया ही था, बाकी तीन तरफ से किलेबंदी कर दी गई भारत की, ठीक है। 1700। अब देखो अंग्रेज, देखो अंग्रेजों ने कहा भी अभी मुगल्स बहुत पावरफुल है, अभी हम मुगलों से नहीं लड़ सकते, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा 1696 में किलेबंदी करने के बाद भी अंग्रेजों ने कहा यार मुगल किंग औरंगजेब बहुत शक्तिशाली है, और अंग्रेजों की औकात नहीं हो रही थी कि औरंगजेब के सामने भाई साहब मुंह खोल ले अपना, क्योंकि औरंगजेब की जो मिलिट्री स्किल थी इतनी बढ़िया थी, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत अच्छा शासक था औरंगजेब अपनी मिलिट्री स्किल को लेकर के, अपने बहादुरी को लेकर के। तो अंग्रेजों ने वेट किया, अंग्रेजों ने कहा औरंगजेब बूढ़ा हो चुका है और कितने दिन जिएगा, मतलब उसके मरने की वेट कर रहे हैं। पेशेंस लेवल देखिए अंग्रेजों का कितना बढ़िया है, शानदार है। और फाइनली अंग्रेजों की दुआ कबूल हुई और 1707 में मुगल किंग औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो मुगल किंग औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो मुगल किंग औरंगजेब जो था वो भाई साहब मारा गया 1707 में। अंग्रेजों की दुआ क्या हो गई भाई, कबूल हो गई। अंग्रेजों ने कहा भाई ये तो मजा ही आ गया, अब तो क्या ही कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ भाई, अब जो लेटर मुगल्स थे वो बड़े ज्यादा कमजोर थे, ठीक है ना, बड़े ज्यादा कमजोर थे। तो उनके बस का नहीं था शासन वगैरह को संभालना, ठीक है ना। अब एक राजा थे जिनका नाम था फरुख सियार। फरुख सियार कहते हैं कि फरुख सियार एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे। फरुख सियार मुगल किंग थे 1717 में। फरुख सियार मुगल शासक थे, कौन, फरुख सियार। और फरुख सियार जो थे वो दरअसल कहते हैं कि एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, और इतने बीमार पड़ गए कि इस समय भारत में हकीम वगैरह हुआ करते थे, बहुत सारे हकीमों ने इनका इलाज किया लेकिन सफल नहीं हो पाया कोई भी हकीम। तो फाइनली फरुख सियार जो थे हमारे, इनका इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर ने कर दिया भाई साहब, अंग्रेज डॉक्टर ने। फरुख सियार साहब बहुत खुश हुए, और इस एहसान के बदले में फरुख सियार ने अंग्रेजों को टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन दे दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फरुख सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में मुफ्त व्यापार की अनुमति दी। मुफ्त व्यापार बिना टैक्स लिए, मतलब मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी। मुफ्त व्यापार की अनुमति दे दी भाई साहब, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। अब अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार की परमिशन मिल चुकी थी वही भारत में 1717 में। हम अंग्रेज टैक्स देने को तो तैयार नहीं थे। अब अंग्रेजों का मन था भैया सबसे पहले कब्जा किया जाए कहां पर, तो बंगाल पे। बंगाल पर अंग्रेजों की बड़ी बढ़िया नजर थी। उन्होंने कहा भैया हमें सिर्फ एक फैक्ट्री एक गोदाम नहीं लगाना, बल्कि हमें तो पूरे के पूरे बंगाल पर कब्जा चाहिए। बंगाल ही क्यों मेन था अंग्रेजों के लिए, देखिए बंगाल जो था ना ये गंगा दोआब का क्षेत्र था। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां गुजरती थी बंगाल से, और इन दोनों नदियों के बीच में एक बहुत ही प्यारा फर्टाइल एरिया था। यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, और यहाँ पर तीन चीजें बहुत अच्छी पैदा हो सकती थी जो अंग्रेजों को इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा लाभ दे सकती थी। तो पहली चीज थी चाय, दूसरी चीज थी अफीम, और तीसरी चीज थी नील। तो नील, अफीम और चाय, इंडिगो। नील को इंग्लिश में कहते हैं इंडिगो। तो टी, ओपियम और इंडिगो, तो चाय अफीम और नील, ये तीन चीजें अंग्रेजों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकती थी, इसलिए उनकी नजर कहां थी, बंगाल पे थी। इसलिए बंगाल पे कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज। तो भाई साहब बंगाल पे कब्जा करने के लिए अंग्रेज पहुंच गए भाई साहब 1757 में। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब हुआ करता था भाई, सिराजुद्दौला। तो बंगाल का नवाब जो था वो इस समय कौन था, तो सिराजुद्दौला इस समय बंगाल का नवाब था। तो सिराजुद्दौला इस समय याद रखेगा कि बंगाल का नवाब हुआ करता था। और अंग्रेजों ने कहा भैया कि यार सिराजुद्दौला से बचना पड़ेगा, क्योंकि सिराजुद्दौला ने इनको टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन नहीं दी। मुगल किंग ने तो दे दी, लेकिन सिराजुद्दौला ने नहीं दी भाई।
तो याद रखिएगा चीज। तो सिराजुद्दौला के बिना कुछ काम नहीं हो सकता था, और सिराजुद्दौला ने इनको टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन नहीं दी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने कहा भैया कुछ और रास्ता निकाला जाए, अब क्या किया जाए, कुछ तो करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था 1756 से लेकर के 1757 तक, ठीक है। 1756 से लेकर के और 1757 तक ये बंगाल का नवाब था, याद रखिएगा, ठीक है। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कासिम बाजार में थी, ठीक है ना, कासिम बाजार में, कलकत्ता के कासिम बाजार में इनकी फैक्ट्रियां थी, ठीक है ना, और कासिम बाजार में ये फोर्टिफिकेशन करा रहे थे, ठीक है ना, कासिम बाजार में। तो देखो हुआ क्या, कैसे इनकी बात बिगड़ी, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो सिराजुद्दौला के समय पर हुआ ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी, ये थी कलकत्ता के कासिम बाजार में, और कासिम बाजार की ये किलेबंदी करवा रहे थे। और एक थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, ये थी चंदर नगर में, कलकत्ता के चंदर नगर में थी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने इन दोनों को कहा, दोनों किलाबंदी करा रहे थे अपने अपने एरिया की। भाई फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से डर था, ठीक है। तो सिराजुद्दौला ने इनको किलाबंदी करने से मना किया, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला ने इनको किलाबंदी करने से मना कर दिया, किलाबंदी से मना कर दिया, ठीक है। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो किलाबंदी बंद कर दी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भाई साहब बंद नहीं करी किलाबंदी, ठीक है। अब जून 1756 में हुआ ये, जून 1756 में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया, ठीक है ना। तो सिराजुद्दौला अटैक ने आक्रमण कर दिया, कहां पर, कासिम बाजार पर। और कासिम बाजार से 146 अंग्रेज मिले इसको, और 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया, ठीक है। और जो फोर्ट विलियम था उसका एक कमरा था छोटा सा, 14 बाय 18 का, 14 बाय 18 का एक कमरा था, उस कमरे के अंदर 146 लोगों को बंद कर दिया। अगले दिन जब दरवाजा खोला गया, तो इतने छोटे से कमरे में 146 लोग थे, अगले दिन जब दरवाजा खोला गया तो भाई साहब घुटन के कारण 123 लोग मर गए थे भाई साहब, और मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे। 146 में से मात्र 23 लोग जीवित बचे थे। इस घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल ट्रेजेडी, याद रखिए, ठीक है ना, काल कोठरी की घटना। इस घटना को नाम दिया गया ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि काल कोठरी की घटना, इसे कहा गया काल कोठरी की घटना। इस समय रॉबर्ट क्लाइव यहां मौजूद नहीं था, ठीक है ना। एक और अंग्रेज था हालवेल, हालवेल ने इस घटना के बारे में रॉबर्ट क्लाइव को बताया। हालवेल एक और अंग्रेज था, और हालवेल ने, ये भी यही था कासिम बाजार में, लेकिन भागने में कामयाब रहा। इस घटना के बारे में रॉबर्ट क्लाइव को बताया। रॉबर्ट क्लाइव भारत में आ चुका था 1744 में, रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत आया था 1744 में, 1744 में एज अ राइटर आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक लेखक के रूप में आया था, भारतीय, ठीक है। तो आ गया ये भाई भारत, ठीक है ना। और इन दोनों ने, हालवेल ने और रॉबर्ट क्लाइव ने, फोल्टा बंदरगाह था कलकत्ता में, यहां जाकर के शरण ली। तो इन दोनों ने फोल्टा बंदरगाह में जाकर के शरण ले ली, फोल्टा बंदरगाह में शरण ले ली जाके। इसके बाद जून 1756 में, इस घटना के बाद हुआ क्या, सिराजुद्दौला को लगा शायद मेरे से गलती होगी, ठीक है ना। तो जून 1756 में इस घटना के बाद, याद रखेगा, ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ साइन की गई, अलीनगर, अलीनगर की संधि किसके बीच में हुई थी, तो अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके तहत दो चीजें दी गई। एक तो वापस से कह दिया गया फ्री ट्रेड राइट्स, कहा जो चलो फर्रुखसियार मुगल शासक ने आपको फ्री ट्रेड राइट दिया है,
हम फर्रुख सियार जी का सम्मान करते हैं, सिराजुद्दौला ने कहा, और फर्रुख सियार जी से बाहर नहीं है हम, और जो उन्होंने आपको फ्री ट्रेड राइट्स दिए थे कोई बात नहीं हम भी दे देंगे, ठीक है ना। तो फ्री ट्रेड राइट्स दे दिए उसको, फ्री ट्रेड राइट्स, तो मुफ्त व्यापार का अधिकार दे दिया वापस से कलकत्ता में, और साथ ही साथ कासिम बाजार की फोर्टिफिकेशन को भी मंजूरी दे दी, ठीक है ना। तो कासिम बाजार की किलेबंदी को भी मंजूरी मिली। तो साथ ही साथ कासिम बाजार की किलेबंदी को भी मंजूरी दे दी। लेकिन फिर भी रॉबर्ट क्लाइव के मन में कहीं ना कहीं काल कोठरी की घटना जो थी वो भाई साहब बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी उसको, कि कैसे मार दिया मेरे लोगों को, कैसे मार दिया, इस बात का मैं बदला लूंगा। भले ही उसको राइट्स मिल गए वापस से, किलेबंदी की मंजूरी मिल गई, लेकिन उसने कहा कि मैं अब इस बात का बदला तो लूंगा, छोड़ने वाला तो नहीं हूं मैं अंग्रेज। तो भाई मैं आपको बताऊं कि मीर जाफर, मीर जाफर था सेनापति, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। ये था सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर। और इसको अंग्रेजों ने बुलाया, रॉबर्ट क्लाइव ने बुलाया और कहा भाई मीर जाफर साहब आप एक काम करिए, आप हमारा साथ दीजिए और हम सिराजुद्दौला को हराएंगे, आप हमारा साथ होंगे तो, और हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। भाई साहब ये ऑफर सुनकर मीर जाफर तो बड़े खुश हो गए। मीर जाफर ने कहा भाई साहब मेरी 10 की 10 उंगलियां घी में और मुंह पूरा का पूरा कढ़ाई में। मीर जाफर को सपना ही ऐसा दिखा दिया अंग्रेजों ने, तो मीर जाफर बड़ी जल्दी मान गया, भाई सही है कोई बात नहीं। मीर जाफर, इसे याद रखेगा, रॉबर्ट क्लाइव का सीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मीर जाफर को? रॉबर्ट क्लाइव का सीआर, रॉबर्ट क्लाइव का सीआर, ठीक है ना। इसको जैकल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव के नाम से जाना जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव का सीआर कहा जाता है मीर जाफर को। तो मीर जाफर ने भाई साहब, मीर जाफर ने कहा हाँ भाई मैं तो ठीक है। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव का सीआर बन गया, और अब लड़ाई गई 23 जून 1757 को, बैटल ऑफ प्लासी। अब आ गया वो दिन, 17 जून, सॉरी 23 जून 1757 का दिन आ गया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे भाई, अब लड़ी गई बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध जो था वो लड़ा गया बंगाल में। प्लासी कहां पर है? बंगाल में। लगभग 3 घंटे तक ये युद्ध चला था, 3 आवर्स तक। तो किस किस के बीच में था भाई? एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को, सॉरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था इस युद्ध में? तो मीर जाफर था। और मीर जाफर, अभी तक मीर जाफर ने बगावत नहीं करी थी। मीर जाफर ने इस युद्ध के बीच में, युद्ध चला नहीं था अभी, और सिराजुद्दौला को कहा कि भाई साहब आप भाग जाइए यहां से, कि हमें लगता है कि हमारी सेना के बहुत से लोग जो हैं वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। सिराजुद्दौला के और भी सेनापति थे, मीर जाफर तो था ही सेनापति, और मीर मदन और मोहन लाल भी थे, याद रखिएगा। दो सेनापति और थे सिराजुद्दौला के, एक था मीर मदन और दूसरा था मोहन लाल। ये दो सेनापति और थे मीर जाफर के साथ साथ, ये भी कमांडेंट थे, सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति थे ये। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को कहा कि मुझे शक है कि मीर मदन और मोहन लाल ये दोनों के दोनों अंग्रेजों से मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, और आप एक काम करिए, हमारी इस युद्ध में हार हो सकती है, आप एक काम करिए चले जाइए। अब मीर जाफर सिराजुद्दौला के सामने दरअसल रण नहीं बदल पा रहा था अपना, वो ओपन में नहीं आना चाह रहा था कि यार सिराजुद्दौला की मैं नजर में आऊं कि मैं बगावत कर रहा हूं या अंग्रेजों के साथ मिला हुआ हूं। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है मैं चला जाता हूं यहाँ से, अगर हम हारने ही वाले हैं और तुम्हें पूरा विश्वास है। तो उसने मीर जाफर का विश्वास किया और सिराजुद्दौला रणभूमि छोड़ के भाग निकला।
और मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को भेज दिया सिराजुद्दौला के पीछे, ठीक है ना, इसका बेटा था, इसका सन था मीरन। तो मीर जाफर ने मीरन को भेज दिया सिराजुद्दौला के पीछे कुछ सैनिक लेकर के, जाओ इसको मारो। और मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या की, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या करी। तो सिराजुद्दौला की हत्या कर दी मीरन ने, मीर जाफर के बेटे ने। और मैं आपको बताऊं, इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा तो दिया, लेकिन मीर मदन और मोहन लाली वो व्यक्ति थे जो कि मीर जाफर के बगावत करने के बाद भी, सिराजुद्दौला के युद्ध रणभूमि में से भाग जाने के बाद भी, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी से ये युद्ध लड़ा था, लेकिन फाइनली दोनों के दोनों मारे गए थे इस युद्ध में। और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और वापस से पूरा का पूरा कब्जा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, बंगाल का। और फिर मीर जाफर को यहाँ का क्या बना दिया गया भाई, मीर जाफर को बना दिया गया बंगाल का नवाब। और मीर जाफर रहा 1757 से लेकर के 1760 तक। तो अंग्रेजों ने इस तरह बंगाल पर क्या कर लिया भाई, कब्जा कर लिया, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, याद रखिए। इस तरह से अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हुआ था, याद रखिएगा। बस आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डैनिश और फ्रांसीसियों के बारे में, ठीक है ना। डैनिश और फ्रांसीसी, चलो पढ़ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। देखो, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो कुछ खास है नहीं। डैनिश जो थे, चौथे नंबर पे आपके आए थे डैनिश। डैनिश याद रखिएगा, डेनमार्क से आए थे, ठीक है ना, उत्तरी यूरोप से आए थे, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं स्थापना की बात करूं तो 1616 में आए थे लोग। कब आए थे भारत में? 1616 में भारत में आए थे, ठीक है ना। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था ट्रंकेबार, तमिलनाडु को, ठीक है ना। तो ट्रंकेबार तमिलनाडु को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, या अपनी कॉलोनी सेटअप की थी यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने 2 फैक्ट्रीज लगाई थी भारत में। कहाँ पर लगाई थी? एक तो श्रीरामपुर बंगाल में लगाई थी, और दूसरा याद रखिएगा टंकेबार तमिलनाडु में लगाई थी। टंकेबार तमिलनाडु में है, जबकि श्रीरामपुर कहाँ पर है? तो श्रीरामपुर है आपका बंगाल में। अब 1845 में दोनों फैक्ट्रियां अपनी बेच बाच के भारत से चले गए थे, ठीक है ना। 1845 में ये सब कुछ बेचकर, अंग्रेजों को बेचकर चले गए, अंग्रेजों को बेच दिया। तो दरअसल ये हारे वारे तो किसी से नहीं थे, ये भारत की गर्मी से बहुत परेशान थे। ये उत्तरी यूरोप से आए थे, ये डेनमार्क कंट्री। और डेनमार्क कंट्री नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है, उत्तरी यूरोप में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड, ये बहुत ठंडे देश हैं। ये कोल्डेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, विश्व के सबसे ठंडे देश हैं। ये दरअसल भारत की गर्मी से बहुत परेशान थे, और सब कुछ बेच बाच के 1845 में यहाँ से ये चले गए थे। हारे किसी से नहीं थे डेनिश, डेनमार्क से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है थोड़े से फ्रांसीसी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है हमारे फ्रेंच। तो देखिए, फ्रांसीसी जो थे वो इस समय से नहीं, 1664 में भारत आए थे, 1664 में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसी जो थे ये भारत में, ये दरअसल कोई लूटपाट करने नहीं आए थे। ये तो भारत में सीधा सीधा इनका सिस्टम था कि ये अंग्रेजों से लड़ने आए थे भाई साहब। इनका सिस्टम था भाई, अंग्रेज आज से नहीं, अंग्रेज और फ्रांसीसी बहुत पुराने समय से एक दूसरे के राइवलरी रहे हैं, और एक दूसरे से बड़ी खुंदक रखते हैं। तो ये सीधा सीधा पंगा लेने आए थे, ये और कुछ करने नहीं आए थे फ्रांसीसी जो थे भारत में। तो याद रखिएगा, इन्होंने, फ्रांसीसियों ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, भारत आए थे 1664 में फ्रांसीसी। साथ ही साथ याद रखिएगा कि फ्रांसीसी जो थे इस समय 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी गई थी। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्थापित की गई थी वाज फॉर्म्ड बाय कॉलबर्ट,
कॉलबर्ट याद रखिएगा फ्रांस के इस समय राजा थे जिनका नाम था किंग लुइस 14 के दरबार में एक मंत्री हुआ करते थे, तो इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो स्थापना जो है वो करी थी। ठीक है, तो देखिए ये गए कहाँ कहाँ थे, तो इन्होंने याद रखिएगा पौंडीचेरी को अपनी राजधानी बनाया था 1673 में। इन्होंने पौंडीचेरी पर कब्जा किया, पौंडीचेरी पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, उस पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बनाया पौंडीचेरी को। इसके अलावा इन्होंने फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगाई, तो इन्होंने फैक्ट्रियां भाई आपकी सूरत में लगाई, जहां अंग्रेजों ने 1613 में लगाई थी अपनी एक फैक्ट्री। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मछलीपट्टनम में लगाई 1669 में, वहां भी अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। तो मतलब सीधा सीधा पंगा ले रहे थे अंग्रेजों से, और कुछ नहीं हो रहा था यहाँ पर। ठीक है, सीधा और सीधा क्या लिया जा रहा था, पंगा लिया जा रहा था अंग्रेजों से कुछ भी करके, कि अंग्रेजों से पंगा लिया जाए कुछ भी करके। तो देखो अंग्रेजों के और भारत के बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक संघर्ष हुआ था जिसे कहा जाता है एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, या एंग्लो आंग्ल फ्रांसीसी, आंग्ल का मतलब अंग्रेज, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। ये यहां से नहीं हो रहा था, यूरोप से चला आ रहा था ये संघर्ष, और भारत में इसको नाम दिया गया कर्नाटक युद्ध का। ठीक है ना, कार्नेटिक वॉर्स या कर्नाटक युद्ध, कार्नेटिक वॉर या कर्नाटक युद्ध का नाम यहां पर इसको दिया गया, कर्नाटक युद्ध का नाम दिया गया यहाँ पर इसको। ठीक है, दोनों के बीच में कारण क्या था इस संघर्ष का, तो इसका कारण था ट्रेड राइवलरी, तो व्यापार प्रतिस्पर्धा, व्यापार प्रतिस्पर्धा, व्यापार प्रतिस्पर्धा ये कारण था मेन ट्रेड का लेकर के। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल कब हुआ था, तो 1746 से 48 के बीच में, याद रखिए 1746 से 1748 के बीच में फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल या फिर फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध या फिर आप कह सकते हैं प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष हुआ भारत में। ठीक है ना, या फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो इस युद्ध में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था लॉर्ड डुप्ले, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन थे, तो आप कहेंगे लॉर्ड डुप्ले थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था इस संघर्ष में, तो रॉबर्ट क्लाइव साहब थे, रॉबर्ट क्लाइव थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। ठीक है, और इस लड़ाई का कारण था ऑस्ट्रिया में लगातार उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी 1740 में, 1740 में, और ब्रिटिशर्स ने इस युद्ध में भाग लिया था। और मैं आपको बता दूं कि फ्रांसीसियों ने भी इसमें भाग लिया था। दो लोगों के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, और उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड जो थी वो महफूज था, जो कि पैराडाइज था, किंग पैराडाइज, उसको जो है बनाया गया था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी। ठीक है ना, फाइनली भारत में अगर मैं इस युद्ध की बात करूं, तो भारत में ये युद्ध याद रखेगा 1748 में एक्सला शैपल की संधि हुई थी, 1748 में एक्सला शैपल, एक्सला शैपल, एक्सला शैपल की संधि हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है ना, ये यूरोप में हुई थी दरअसल। ठीक है, ये भारत में नहीं हुई थी, यूरोप में हुई थी ये। तो ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार के बीच में, बिटवीन ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकार के बीच में, और फ्रांसीसी सरकार के मध्य ये संधि हुई थी। कहां पर, तो यूरोप में संधि हुई थी। के बाद ये खत्म हो गया था यहाँ पर। ठीक है ना, और फ्रांसीसियों की सपोर्टेड मैरिया मारिया थेरेसा जो था वो क्या बना था, वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी जो था वो घोषित किया गया था, याद रखेगा।
ठीक है ना। इस संधि के तहत मद्रास, याद रखिएगा, इस संधि के तहत क्या किया गया था कि मद्रास जो था वो दे दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। और नॉर्थ अमेरिका का एक प्लेस है लुइसबर्ग, इस संधि के तहत लुइसबर्ग नॉर्थ अमेरिका में है, ये फ्रांस को दे दिया गया था, ये फ्रांस को दे दिया गया था, ठीक है, इस साथ ही साथ याद रखिएगा। अब दूसरा जो संघर्ष होता है अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में, ये होता है 1749 से 1749 से 1754 के बीच में, 1754 के बीच में। इसको आप सेकंड कर्नाटक युद्ध, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध का भी आप नाम दे सकते हैं इसको, जो कि अंग्रेजों के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अब 1754 में ये युद्ध समाप्त हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी के, ठीक है ना। 1754 में ये युद्ध समाप्त हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, तो पौंडीचेरी की संधि के साथ, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, पौंडीचेरी की संधि के साथ याद रखेगा कि ये युद्ध जो था वो समाप्त हुआ था। और ये संधि भी किसके बीच में हुई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी ये संधि, ठीक है ना। और देखो इसमें हुआ क्या था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, आपको पता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पौंडीचेरी में थी, ठीक है, और पौंडीचेरी के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो आसपास के क्षेत्र को वापस लौटा दिया गया था इस संधि के तहत, ठीक है ना। तो पौंडीचेरी और आसपास के क्षेत्र को लौटा दिया गया था वापस, पौंडीचेरी और आसपास के क्षेत्र को लौटाया गया, लौटा दिया गया, तो वापस से लौटा दिया गया था इस क्षेत्र को। इसके बाद लास्ट होता है आपका थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, ठीक है ना। तो लास्ट होता है आपका इसके बाद 1756 से लेकर के और 1763 के बीच में, ये होता है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, या फिर आप कह सकते हैं इसको तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, या फिर याद रखेगा इसी को बैटल ऑफ वेंडी वॉश के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु में ये युद्ध लड़ा गया था और इसी को वेंडी वॉश का युद्ध भी कहा जाता है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, वेंडी वॉश की लड़ाई। और वेंडी वॉश की लड़ाई, इस लड़ाई में मुख्य लड़ाई थी जो कि 1760 में लड़ी गई थी, इस संघर्ष के बीच में 1760 में लड़ाई लड़ी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें याद रखिएगा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हरा दिया था इस युद्ध। तो यूरोप में भी चला था सप्तवर्षीय युद्ध, इसको कहा जाता है यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चला था ये भारत में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में चला था, भारत में तो था ही था, बल्कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चला था ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में किसके बीच में चला था, तो आप क्या कहेंगे, अंग्रेजों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में। तो सप्तवर्षीय ये युद्ध चला था और इस युद्ध में फाइनली याद रखिएगा ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों को हरा दिया था, ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया और अंग्रेज पूरी तरह से कामयाब रहे, सबके सबको खदेड़ दिया भाई, डचों से उन्होंने, पुर्तगालियों से उन्होंने दहेज में ले लिया, खदेड़ दिया उन्हें यहाँ से, ठीक है। डैनिश अपने आप ही चले गए थे, ठीक है, बहुत परेशान थे यहाँ की गर्मी से, डचों को उन्होंने बेदरा के युद्ध में धकेल दिया था यहाँ से, और फ्रांसीसियों को भी उन्होंने फाइनली जो था इस लड़ाई में 1763 में भारत से खदेड़ दिया था। और फाइनली अब अंग्रेज ही बचे थे भारत में, ठीक है, और कोई नहीं बचा था। डच डैनिश थे इस समय पे, लेकिन वो भी 1845 में चले गए थे अपना बेच बाच के सब कुछ, ठीक है ना। उनके साथ लड़ाई वगैरह नहीं हुई, लड़े नहीं थे, वो हारे नहीं थे किसी से, वो अपना सब कुछ बेच बाच के चले गए थे, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद आप सभी।